तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो सही है। मैं आज आ चुका हूँ लेकर क्लास 12 के फिजिक्स और ये भौतिकी विज्ञान का हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है ना। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। देखो आप लोग तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से भी रट्टा मार लेते हो, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव की बात आता है फंस जाते हो। केवल ऑब्जेक्टिव से ही आपको टॉपर नहीं बन सकते हो, केवल ऑब्जेक्टिव पर के ही आप 400 प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव का भागीदारी है सेम टू सेम सब्जेक्टिव का भी भागीदारी है और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, याद रखना। तो क्लास 12 की फिजिक्स का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है। और ये पूरे चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर रहेगा, मिक्स टाइप क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे करके आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आराम से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। 20 आपके एग्जाम में पूछता है, जिसमें से 10 जवाब देना है। अगर 10 और 20 के बीच में अगर 12 क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से आप 10 क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो आप 12 क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन याद कर लेते हो ना, मात्र 100 क्वेश्चन, तो आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे दोस्त टोटल। सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन जो आपको पूरे फिजिक्स का होगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का तो डेली मैं लेक्चर दूंगा, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है, शायद हमको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बूस्टर का नियम को लिखे, और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बूस्टर का नियम क्या है? और बूस्टर का नियम अभी तक कम से कम 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। मैं ऐसे डेट भी लिख कर आऊंगा बगल में, टेंशन मत लेना। इस लेक्चर में नहीं लिखा हूं तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं डेट भी लिख दूंगा कि कितने बार कौन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो बूस्टर का नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, क्या कहता है इस नियम के अंदर, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, ध्रुवन कोण जो होता है उसकी स्पर्श जया, आई मीन टेंजेंट के बराबर होता है, टेंजेंट यानी कि टेन आईपी। ठीक है। मैंने कहा आपसे कि देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, म्यू मतलब अपवर्तनांक के दर्शाते हैं, अपवर्तनांक ध्रुवन कोण की स्पर्श या आई मीन टेंजेंट के बराबर होता है। किसके? टेंजेंट के बराबर होता है। देखो, ध्रुवन कोण के स्पर्श या स्पर्श आई मीन टेंजेंट के बराबर होता है, क्या कहलाता है? बूस्टर का नियम कहलाता है। बूस्टर का नियम रहा म्यू इक्वल टू टेन आईपी, जो कि आपका म्यू क्या अपवर्तनांक है, टेन, टेन आईपी क्या है? ध्रुवन कोण की स्पर्श या टेंजेंट है। ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, इस नियम के अनुसार ध्रुवन कोण के स्पर्श या इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श या के बराबर होता है। चलिए आम्यू इसका जो टेन आईपी जरूर लिखिएगा, बूस्टर का नियम। और याद रहे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है कि आपको बूस्टर का नियम क्या है। तो बूस्टर का नियम के लिए यह क्वेश्चन आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, दो तरह से पूछेगा, और एक प्रकार का डिफिनेशन भी पूछ देगा। ये वाला क्वेश्चन में डाल देगा पूरा, जो यहाँ पर आंसरवा जो है ना, ये आंसरवा डाल देगा, पूछेगा कि कौन से नियम है, बताइए इसे क्या कहते हैं, बूस्टर के नियम, ये फैराडे का नियम, तो तीन ऑप्शन डाल देगा। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कूलम के नियम के सीमा को लिखे। देखिए, अभी सीमा हैदर की नहीं बात कर रहे जो पाकिस्तान से उठा लाया था सीमा, ठीक है, उस सीमा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। चला, यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं के बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कूलम के नियम के सीमा, सीमा सुनते समय हमको आज याद आता है कि सीमा हैदर का बात कहाँ से आ गया भाई। सीमा मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब हर एक चीज का लिमिटेशन होता है। तो कूलम के नियम किसके लिए होता है? तो कूलम का नियम एक प्रायोगिक नियम है, प्रयोग किया गया नियम है। कूलम का नियम में आपको बताया जाता है कि दो बिंदु आवेश होता है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, जो Q1 है, Q2 है, और इसके बीच की दूरी R है। ठीक है ना। तो कूलम का नियम कहता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के वित कर्मानुपाती होता है, यानी कि F बराबर F प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 Q2, क्योंकि समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के वित कर्मानुपाती होता है, यही कूलम का नियम कहता है। ऐसे आगे बढ़ोगे बढ़ोगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो वहां पे K लगाओगे, जहां पे K का वैल्यू क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो आप लिख सकते हो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारा कूलम्स लॉ कहता है। ठीक है। तो कूलम के नियम का सीमा क्या है? यह एक प्रायोगिक नियम है, सत्यापित किया गया नियम है, ठीक है, प्रयोग किया गया नियम है। सेकेंड पॉइंट देखिए, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। देखिए मेरे दोस्त, यह केवल बिंदु आवेश के लिए, मेरे दोस्त यह बिंदु आवेश है, ये क्या है? बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होता है। ऐसे नहीं कि गोलीय आवेश कर दिया जाए, एक बंद पृष्ठ कर दिया जाता है, नहीं। बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है? गॉस का प्रमेय का लागू होता है। कौन प्रमेय? गॉस का प्रमेय। ठीक है ना। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या होता है?
जो बंद पृष्ठ है, चाहे कैसा भी पृष्ठ बंद हो, इस प्रकार से बंद हो, इस प्रकार से बंद हो, इसके लिए क्या होता है, गॉस का प्रमेय लागू होता है, लेकिन बिंदु आवेश के लिए हमारा कूलम्ब का नियम लागू होता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है, और एक और बात, जो कूलम्ब का नियम लागू होता है, एक चीज उसमें ध्यान रखना पड़ता है, जो अब उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए ना, वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आर का वैल्यू है ना, आर का वैल्यू वो 10⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो ये लागू नहीं करेगा। यानी कि इसकी दूरी, जो आर का दूरी होना चाहिए 10⁻15 से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर। अगर उससे कम हुआ तो यह नियम लागू नहीं करेगा। जिसका कुछ लिमिटेशन था, जो आपके एग्जाम में देखो कितना बार 91 और 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह 3 आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट भी लिखते हो 2 नंबर मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यह क्वेश्चन देखो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में या 2023 के एग्जाम में ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 2019 में फिक्स है। क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को लिखें। प्रत्यावर्ती धारा के प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिघात की बात कर लेते हैं। प्रतिघात कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रति क्या कहते हैं, घात कहते हैं। प्रतिघात क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ, एल परिपथ सी परिपथ, एल मतलब वैरक्त्व का और सी मतलब धारिता का। एल परिपथ सी परिपथ के जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसी के प्रतिरोध को या उसके प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ, सी आर परिपथ तथा एल सी आर परिपथ, क्या कहा, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ तथा एल सी आर परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहा जाता है। देखिए प्रतिघात और प्रतिबाधा में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्रतिघात और प्रतिबाधा बहुत ईजी है। देखो प्रतिघात जो कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ, ये जो प्रतिरोध होगा ना, प्रतिरोध, उसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिबाधा क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ, सी आर परिपथ और एल सी आर परिपथ, तीनों का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध के क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चल एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ ये समझ में आ गया। बहुत इजी डिफिनीशन था, दोनों का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। 2 मार्क्स में पूछेंगे आपके एग्जाम। और 2019 के साथ साथ 2023 या 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, याद रख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। और यह क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, 1998, 1990, 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद भी यह क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक व्यक्तिकरण होने का शर्त भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना व्यक्तिकरण क्या है। देखिए व्यक्तिकरण बात करें तो दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण करने की घटना। मैंने कहा दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, फिर से समझिए कि दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के तरंगे के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना। दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण, फिर से पुनर्वितरण करने की घटना को हम लोग प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। मैंने कहा दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के अध्यारोपण के कारण। देखो इतना इजी डिफिनेशन सिर्फ केकेजी क्लासेस वाले ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में, भोजपुरिया लैंग्वेज में पता होना चाहिए, तब ना याद कर पाओगे। तो दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश तरंग को या प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गॉस के प्रमेयों को लिखिए। और गॉस के प्रमेय बेसिकली लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो केवल इतना ही नहीं पूछेगा, गॉस के प्रमेय पूछेगा तो कहेगा गॉस के प्रमेयों को लिखे एवं प्रमाणित करे, तो 5 नंबर में पूछेगा। तो 5 नंबर में अगर आपको 2 मार्क्स में पूछना होगा, उसको सीधा कहेगा गॉस के प्रमेयों को लिखिए। तो गॉस के प्रमेय क्या है पहले देखिए। यह क्वेश्चन 1985, 92, 1996, 1999, 2002, 2009, 2012, 2014, 2017, झारखंड बोर्ड के 2007, 2009, भाई इतना बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे।
इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, बंद अभी जस्ट बताएं कि अगर पृष्ठ बंद होगा तो वहां पे गॉस का प्रमेय काम करता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को एफ से दर्शाते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, इसके अंदर उपस्थित मान लेते हैं आवेश हमारा क्यू है, इसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको हटाता हूं। देखो कहा गया है, यह गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स को हम फाइ द्वारा दर्शाते हैं, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या फाइ, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, देखो अंदर उपस्थित क्या है, आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, का मतलब तो गुना ही होता है ना, तो मैं का की जगह गुना कर सकता हूँ, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली क्या है मेरे दोस्त, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मिनट दोस्त, हाँ अब ठीक है, चलिए इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। देखो या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसी गॉस प्रमेय कहते हैं। देखो मेरे दोस्त, फाइव बराबर क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस का थ्योरम कहता है। फिगर भी बहुत ईजी है, देख लो ये फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर के अंदर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है, ठीक है ना। भले यहाँ पे तामझाम किया गया, तामझाम इसलिए किया गया है इसमें ज्यादातर, क्योंकि इसके लिए प्रूफ करना होता है ना गॉस के प्रमेय, तो आपको यहाँ पे कि गॉस के प्रमेय का भाई प्रूफ कीजिए कि फाइव बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट गुना कैसे होता है, तो प्रूफ तो यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा तामझाम नहीं। हाँ मान सकते हैं इसकी त्रिज्या आर है, ये कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा तामझाम इसमें नहीं। तो ये हमारा गॉस का प्रमेय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबका पीडीएफ तैयार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ तैयार है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखे। अभी जस्ट बताया विद्युत फ्लक्स को फाइ द्वारा दर्शाते हैं, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाइ बराबर, चलिए समझिए। देखिए विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ विद्युत फ्लक्स क्या कहता है। देखिए सीधा समझ लीजिए विद्युत फ्लक्स क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, जैसे कि बारिश हो रही है, वर्षा होती है तो बारिश ऐसा होती है, बारिश हो रही है तो बारिश बहुत सारा होती है ना, बारिश हो रही है, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र में हम एक को ऐसे कोई सतह रख देंगे, कोई सतह रख देंगे, जैसे कि बारिश वर्षा हो रही है, हम चलनी लेकर खड़ा है, तो बारिश पूरा क्या, बारिश का एक क्षेत्र है, सब जगह बारिश एक जगह नहीं होता है, जहां तक हो रहा है तो हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, जहां तक बारिश हो रही है वहां तक क्षेत्र है, वहां तक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र है, उसको मान लेते हैं बारिश की हो रही है, विद्युत क्षेत्र है। अब उसमें क्या करेंगे, कोई सतह लेके चलनी लेकर खड़ा हो जाएंगे, तो चलनी लेकर खड़ा है, तो चलनी से सब बड़ी सब वही में थोड़ी चल जाएगा, कुछ चलनी से बाहर से जा रहा होगा, कुछ इधर से जा रहा होगा, कुछ उधर से जा रहा होगा, कुछ आपको माथ पर, बारिश जितना बारिश की बूंद उस चलनी के माध्यम से नीचे जाएगा, उसी को कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए अगर आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से बनाया जाता है बेसिकली, यह कोई सतह है, क्षेत्रफल है, ये हमारा विद्युत फ्लक्स ई है, और ये क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो कहता है, यह नियम क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स क्या कहता है, कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल है, तो फाइव बराबर क्या होता है, ये होता है, बहुत ईजी है। तो इसका डिफिनेशन भी है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका ए सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? देखिए पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बात वही है। पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड की बात करें तो देखिए पीएन संधि डायोड क्या कहता है, ये सिंपल है। यह क्वेश्चन 1983, 1985, 1990, 1992, 1997, 2013, 2014, 2016, 2020 के एग्जाम में पूछ रखा है। सोचो कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्योंकि सर 2013 से पहले हमको कैसे पता कि आप सही बोल रहे हो? तो मेरे पास बुक है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, 1-2 दिन के बाद, क्योंकि बुक अभी वो अलमीरा में पड़ा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हर साल का काम है, याद रहता है हम लोग। देखिए पीएन संधि डायोड क्या है? देखिए जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या है मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले भी लेक्चर में, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या है, ऐसे इस बार केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछ दिया था, मंथली एग्जाम में, कि पी टाइप अर्धचालक क्या है, मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ। पी टाइप अर्धचालक क्या है? ठीक है, तो जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के समीप रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो उसे हम लोग उस व्यवस्था को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ऐसे व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। चलिए, और आपसे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन कैसे करेगा मेरे दोस्त? देखो पी टाइप अर्धचालक आ ही गया, आपसे कहेगा कैसे कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? या ऐसे कह देगा पीएन जंक्शन डायोड क्या है और पी टाइप एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ देगा, 3 क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर पूछे हुए हैं। देखो यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक क्या है, ये क्वेश्चन देखो 85, 90, 2003, 2007, 2013, 2015, 2019 के एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा गया। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, क्या कहता है? जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक वाहक होता है ना, बहुसंख्यक वाहक, वो क्या होता है? होल्स होता है। और होल्स को हम लोग छिद्र भी कहते हैं, छिद्र होता है। तथा अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और छिद्र में काफी कंफ्यूजिंग रहता है पी टाइप और एन टाइप में। तो मैं बता दूं, पी टाइप अर्धचालक में नैज अर्धचालक के साथ क्या करते हैं हम लोग? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। क्या करते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमको कौन सा चालक प्राप्त होता है? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? बहुसंख्यक वाहक, ठीक है ना, जिसको आवेश वाहक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आवेश वाहक। आवेश वाहक, तो आवेश वाहक क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको हम लोग छिद्र कहते हैं, होल्स भी कहते हैं इसको, छिद्र। छिद्र एक होता है, आपसे पूछता है एन टाइप अर्धचालक, इसमें जो बहुसंख्यक वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, सिंपल समझिए। पी और छिद्र और एन और इलेक्ट्रॉन पढ़ने में क्या में संबंध आ रहा है? देखो एन इलेक्ट्रॉन लग रहा है कि ताल पे ताल बैठ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन, आपको गलती से एन इलेक्ट्रॉन पढ़ दिया जाए तो आपको कुछ सुनाई नहीं करेगा, क्या पढ़ा? एन 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 इलेक्ट्रॉन, कहेगा इलेक्ट्रॉन तो सुनाएगा कभी एन। मतलब कभी कभी कोई ऐसा शब्द बोलता है ना, उसको सुनाता उल्टा पलटी है, क्योंकि बोलता कुछ और है, सुनाता कुछ और है। वही प्रकार के, अगर एन इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ ताल पे ताल बैठ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन। और एन और छिद्र में कोई ताल बैठ रहा है, एन छिद्र कहाँ, एन कहाँ, छिद्र कहाँ, एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? एन टाइप के लिए क्या हो जाता है? आवेश वाहक, जिसको बहुसंख्यक वाहक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिक्स है, देखिए इलेक्ट्रॉन या छिद्र दो ही चीज हो ही बे करता है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र। तो पी टाइप प्रचालक के लिए क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक वाहक, तो आपका छिद्र हो जाएगा। जब पता चल जाएगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, अल्पसंख्यक वाहक। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक या अल्प आवेश वाहक संख्यक, अल्पसंख्यक वाहक। अल्पसंख्यक वाहक पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा? तो पी टाइप के लिए क्या है? छिद्र है, तो पी टाइप के लिए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अल्पसंख्यक वाहक। और एन टाइप के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा कर देना है तो छिद्र हो जाएगा। मतलब उल्टा लेकर चलना है, कैसे समझिए फिर से। मैं आपको बता दूं कि पी टाइप अर्धचालक क्या है? जब नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी, तीन मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक, आई मीन आवेश वाहक क्या होता है?
तो छिद्र होता है, क्योंकि छिद्र इसलिए क्योंकि एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, तो छिद्र हो जाएगा। और अल्पसंख्यक भाग क्या हो जाएगा, तो छिद्र के उल्टा कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए एन टाइप क्या कहता है, एन टाइप अर्धचालक सेम होगा, बस वहां पे क्या हो जाएगा, पंच संयोजी अशुद्धि लगेगा। जब नैज अर्धचालक के साथ पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, क्या कहा, जब नैज अर्धचालक के साथ पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक आयन आवेश वाहक क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन, तो जब आपको पता है कि बहुसंख्यक वाहक किसका इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा कर दीजिए, तो अल्पसंख्यक वाहक क्या हो जाएगा, तो होल्स आई मीन छिद्र हो जाएगा। होल्स को ही छिद्र कहते हैं, कभी कभी बीवर भी कहते हैं, बीवर भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और बस आपसे रिक्वेस्ट मैं एक ही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पूरा 100% लेक्चर मैं दूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखें। देखिए विद्युत द्विध्रुव की बात कर ले या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर ले, मैंने दोनों समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले विद्युत द्विध्रुव समझिए। जब दो विपरीत आवेशों को, क्या कहा, जब दो विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू ले रहे हैं तो इसको प्लस क्यू लेना पड़ेगा। इसको अल्प दूरी पर रखा जाता है, जैसे दूरी मान लेते हैं 2l या 2a मान लेते हैं, अल्प दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। हो सकता है मेरे दोस्त ये अल्प दूरी यहाँ से यहाँ के लिए 2a हो और इसका 10 हो, 10 कूलम हो, यहाँ पे माइनस प्लस 10 कूलम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू समान हो लेकिन एक दूसरे से अपोजिट हो। तो मैंने कहा जब दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को अल्प दूरी कम दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। इसका छोटका भैया का, बड़का भैया क्या कहता है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यह विद्युत द्विध्रुव कब मैंने पढ़ाया अभी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, तो जब दो विपरीत आवेश है, माइनस है प्लस, इसके बीच की दूरी 2a 2l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, मैं 2l ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझो इस चीज को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, तो कहता है विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश, अब इसमें से निर्माण कर रहा है दो आवेश मिलकर, एक माइनस एक प्लस, तो आपको ऑप्शन मिले कि भाई 10 रुपया है यहाँ 50 रुपया रखा है, तो उठा लो कौन हो, तो कौन उठाओगे, तो कोई नहीं 10 उठाएगा, सब 50 उठाएगा। उसी प्रकार से जब आपको ऑप्शन मिल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले किस आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल, आवेशों में से कोई एक आवेश, आवेशों में से क्या लेंगे, कोई एक आवेश ले लेंगे, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से दर्शाते हैं, तो पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी इक्वल टू क्या लेगा, आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए, कौन लेंगे, तो प्लस वाला, आवेशों में से कोई एक आवेश और बीच की दूरी 2l, 2l ले लेते हैं, क्योंकि भाई इसका दूरी तो 2l है, हाँ l की जगह a हो सकता है, x होता है, तो क्या हो जाएगा, आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। देखो आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात हुई है, या इस प्रकार से लिखिए कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या होगा, Q, आवेशों का परिमाण क्या है, आवेश तो दो को है, प्लस है वो माइनस में, तो प्लस बना लेते हैं, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल तो हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कैसे लिख सकते, बहुत इजी है लिखना, देखो क्या P, E क्या है, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम, और 2l क्या है, दूरी, दूरी के लिए क्या किससे मापते हैं, दूरी को मीटर मापते हैं, तो कूलाम मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, तो देखो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। बहुत इजी मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, 10-10 क्वेश्चन करके मैं 10 लेक्चर दूंगा 100 क्वेश्चन का, और उस 100 क्वेश्चन में से आप 12 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, और आपको एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 100 क्वेश्चन को इसको याद रखना, बैकअप में मेन के तौर पे, बैकअप में आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहना। यह मेन क्वेश्चन है कि डेली एक एक क्वेश्चन याद करो, 3 महीना से 2 महीना, 2 महीना में दो दो क्वेश्चन याद करते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और याद रहे एक और चीज, बैकअप में चैप्टर वाइज लेकर चलना है, ऐसे चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लेना।
ऑब्जेक्टिव का भी इसी तरह पढ़ाऊंगा, कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव दूंगा हर चैप्टर का, और पूरे चैप्टर से 500 निकाल कर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, 5 लेक्चर के तौर पे। और 100 क्वेश्चन का अगर उसको कर लेते हो 100%, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव मार के आओगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।